हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अबाउट लाइफ ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन CPWD। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी डिपार्टमेंट में घुसने से पहले उस डिपार्टमेंट की एंट्री पोस्ट के बारे में तो काफ़ी डिटेल में जानते हैं, बट उस डिपार्टमेंट में फर्दर डाउन द लाइन 4 years 5 years डाउन द लाइन क्या कुछ वर्क इन्वायरमेंट रहता है, कैसा सिनारियो रहता है काम का, एक्सपोजर कैसा रहता है, इसके बारे में हम जानते नहीं हैं एंड हम इसको इग्नोर कर देते हैं। So to enlighten a little bit about the further postings in CPWD, मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ and this video will talk in detail about the life of an executive engineer। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि how long does it take to become an executive engineer in CPWD। फिर हम बात करेंगे about the length of tenure of executive engineer in CPWD। देन हम बात करेंगे जॉब रोल्स के बारे में जो कि CPWD में executive engineer के पास होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन CPWD which is literally non-existent। देन हम बात करेंगे perks and pays that executive engineers get in CPWD and finally हम बात करेंगे about the opportunities and future scopes of executive engineer। So video is going to be very helpful and informative about CPWD and you will get to know a lot about the working in CPWD। So stay tuned to the end of the video and अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट की बात करें देन दिस पोस्ट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन CPWD एंड इसके इक्विवेलेंट के जो पोस्ट होते हैं अदर डिपार्टमेंट्स में दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप बनते हो तो आपको मिलता है लेवल 11 इन योर पे मैट्रिक्स एंड लेवल 11 के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं थ्रू आउट द डिपार्टमेंट्स दिस लेवल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल पोस्टिंग। सो किसी को भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने में कितना टाइम लगता है, अगर CPWD की बात करते हैं देन आप CPWD में दो तरह से आ सकते हो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि या तो आप SSC JEE के थ्रू एज जूनियर इंजीनियर आते हो या नहीं तो आप UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते हो। अगर आप एज AEE थ्रू UPSC आते हो देन you become executive engineer in 4 to 5 years and अगर आप एज जूनियर इंजीनियर आते हो थ्रू SSC JEE then it will take you around 16 to 18 years to become executive engineer। So you can see the amount of margin that is available if you are coming through UPSC engineering services examination। There is a margin of somewhere around 12 to 16 years जो कि आपको करियर में एक बहुत बड़ा जंप देता है एंड काफ़ी यंग एज में आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। सो अगर आपको CPWD में आना है एंड आप इंजीनियर हो देन डेफिनेटली ट्राई टू कम थ्रू UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इट्स टफ बट या द रिवार्ड्स आर इक्वली गुड। Powers of executive engineer are same irrespective of you are coming through UPSC engineering services examination or through junior engineering examination। ओनली थिंग इज़ दैट वो एज का ही डिफरेंस रहता है, अदर देन दैट पावर सेम रहेंगे एंड यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये ना के बराबर होता है। आई नो दिस बिकॉज आई हैव वर्कड इन रेलवेज एंड वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन लेवल है दैट इज़ क्वाइट ह्यूज एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। CPWD में ये क्लास 1 क्लास 2 वाला जो डिफरेंस है दिस इज़ ऑलमोस्ट नन। अगर हम टेन्योर की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट में देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेन्योर जो होता है वो लास्ट करता है अराउंड 10 to 12 years के लिए एंड यहाँ पे आपको लेवल 11 में एंट्री मिलती है एंड लेवल 12 का NFU पोस्ट मिलता है, यानी कि आपको 4 से 5 साल के बाद एक लेवल 12 में प्रमोशन मिल जाता है बट यू स्टे इन द सेम पोस्ट एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में यू वर्क एज लेवल 11 ऑफिसर एज वेल एज लेवल 12 ऑफिसर इन CPWD। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल डिपेंड करेगा कि आपकी किस तरह की पोस्टिंग है। यहाँ पे बेसिकली CPWD में एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपकी दो तरह की पोस्टिंग होती है, एक होती है प्लानिंग यूनिट्स में पोस्टिंग, एक होती है फील्ड यूनिट्स में पोस्टिंग। फील्ड यूनिट्स में फर्दर या तो आप प्रोजेक्ट यूनिट्स में पोस्ट होते हो या नहीं तो आप सेंट्रल डिविजन्स में पोस्ट होते हो। अगर आप प्लानिंग यूनिट में पोस्ट होते हो तो आपका काम थोड़ा कम रहता है एंड यहाँ पे आपका काम होता है स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यूजुअली अगर आप प्लानिंग यूनिट में पोस्ट हो तो यू विल बी अटैच टू सम हायर ऑफिसर ऑफिस लाइक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, ADG, SDG और DG, और यहाँ पे आप काम करते हो उस पर्टिकुलर ऑफिसर के अंडर में एज प्लानिंग ऑफिसर। सो यहाँ पे बेसिकली उस ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वेदर दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, वेदर दैट इज टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय यू एंड प्रेजेंटेड टू योर हायर ऑफिसर फॉर फाइनल अप्रूवल। सो यहाँ पे काम थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि
आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी करना आपका काम रहता है. देयर इज़ नो डीलिंग विद क्लाइंट, नो डीलिंग विद कॉन्ट्रैक्टर्स, नो डीलिंग विद अकाउंट्स. सो वर्क इज़ रिलेटिवली ईजियर. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप फील्ड में पोस्ट होते हो एंड अगर आप प्रोजेक्ट डिविजन्स में पोस्ट होते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपका काम ज़्यादा से टेक्निकल होता है. लाइक प्लानिंग ऑफ द साइट, आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में देखना है, फिनिशेस देखना है, ये इंश्योर करना है कि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो रहा है विथ क्वालिटी. सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं. एंड अगर आपकी पोस्टिंग सेंट्रल डिवीज़न में होती है तो यहाँ पे आपका जो काम होता है ये मैनीफोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल होता है. एंड इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा. अगर आप इसके बारे में डिटेल में जान लोगे तो अदर यूनिट्स के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी. तो अगर आप सेंट्रल डिवीज़न में पोस्ट होते हो एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो बेसिकली आपके काम को हम बांट सकते हैं अराउंड 5 to 6 डिफरेंट सबसेट्स में. फर्स्ट इज़ प्लानिंग, देन इज़ फील्ड वर्क, देन अकाउंट्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनली प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ एज वेल एज स्टेट मैनेजर ड्यूटीज़. प्लानिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो दिस इन्वॉल्व्स अगेन स्क्रूटिनी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर ऑफिस. बेसिकली आपके पास एक असिस्टेंट इंजीनियर प्लानिंग होगा जो कि जितने भी बिल्स आएंगे आपके साइट से उन सारे बिल्स को प्रॉपरली चेक करेगा, वेदर बिल्स प्रॉपर शेप में है कि नहीं, अगर आप सिक्योर एडवांस दे रहे हो, अगर आप मोबिलाइजेशन एडवांस दे रहे हो, अगर उस काम में कोई एक्स्ट्रा आइटम्स हुए हैं, डिविएशंस हुए हैं तो उनके रेट्स कैसे हैं, ये सारे के सारे स्क्रूटिनीज जो हैं ये प्लानिंग यूनिट आपका करता है. एंड देन फाइनली वो पुट अप करते हैं आपको. फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रूविंग द एक्स्ट्रा आइटम्स, डिविएशंस, extension of times, revision of milestones, these are as per different levels of officers. Based on the value of these items, there are financial powers जो कि दिए हुए हैं different officers को. Executive engineers को कुछ financial powers दिए हुए हैं, उसके ऊपर के officers को कुछ financial powers दिए हुए हैं. And depending on the different levels of financial powers, आप उन डॉक्यूमेंट्स को या तो अप्रूव करते हो अगर वो आपके पावर में है, या नहीं तो उसको फॉरवर्ड करते हो रिकमेंड करके. सो दिस इज़ ऑल मोटा मोटा ऑफ प्लानिंग यूनिट वर्क. बिसाइड्स दैट आपको टेंडर प्रिपरेशन करना होता है. किसी भी काम को अगर आप CPWD में करना चाहते हो तो देर इज़ नो अदर वे टू डू इट अदर देन पुटिंग इट ऑन टेंडर. तो टेंडर क्या होता है? ब्रीफ में टेंडर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम एक सेट ऑफ वर्क को कराने के लिए कुछ कंडीशन सेट करते हैं एंड कुछ रेट सेट करते हैं एंड इसको हम पब्लिक डोमेन में फ्लोट करते हैं. नाउ वेरियस वेंडर्स विल कम एंड देन दे विल कोट द वैल्यूज़ फॉर विच दे कैन डू दिस वर्क एंड जो लोएस्ट बिड करेगा द वर्क विल बी अवॉर्डेड टू हिम एंड उसके बाद वो काम को करेगा. सो ये जो NIT डॉक्यूमेंट होती है इसकी प्रिपरेशन की पूरी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर होती है. भले ही वो आपसे जूनियर लेवल का ऑफिसर हो चाहे वो आपके सीनियर लेवल का ऑफिसर हो, दे विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट एंड दे विल सेंड इट टू यू. फाइनली अपलोडिंग अथॉरिटी जो है वो आप ही होते हो. इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है इंश्योर करना कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बहुत साउंड हो एंड अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि NITs को अच्छे से बनाते नहीं हो देन आर्बिट्रेशन होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं. कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉब्लम होता है एंड अल्टीमेटली वो डिस्प्यूट में जाता है एंड इट लीड्स टू ए बंच ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्लानिंग यूनिट का काम कर रहे हो आप अपने आँखें खुली रखो एंड यू गेट अकस्टम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर्स प्रॉपरली. देन देयर आर आर्बिट्रेशन केसेस. जैसे कि मैंने बोला कि अगर टेंडर को आप अच्छे से नहीं बनाए हो, कंडीशंस को अच्छे से सेट नहीं किए हो, देन देयर विल बी डिस्प्यूट वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वर्क. इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का मेथोडोलॉजी दिया हुआ है एंड दैट इज कवर्ड अंडर आर्बिट्रेशन. बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर को कुछ सेट ऑफ वर्क्स या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में डिस्प्यूट होगा आपके साथ यानी कि CPWD के साथ एंड वो इन सारे डिस्प्यूट्स का लीगल क्लेम्स यानी कि ऑफिशियल मॉनिटरी क्लेम्स लेके आएगा एंड सबमिट करेगा किसी आर्बिट्रेटर को जो कि अपॉइंट किया जाता है बाय चीफ इंजीनियर. एंड आप एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके डिफेंस सबमिट करते हो यानी कि वो कुछ क्लेम देगा, उसके डिफेंस आपको सबमिट करने होते हैं. अब इन डिफेंस को प्रिपेयर करने के लिए आपको पूरी की पूरी NIT प्रॉपरली पढ़नी होती है. जितना भी फाइलिंग हुआ है, जितने भी कॉरस्पॉन्डेंसेस हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उन सारी चीज़ों को रेफर करना पड़ता है एंड देन यू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस. सो इट्स अ कम्बर्सम प्रोसेस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आपको प्रॉपरली पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, NIT के बारे में, मैनुअल प्रोविजंस के बारे में, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि यू विल लूज प्रेशियस गवर्नमेंट मनी टू द कॉन्ट्रैक्टर. सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो प्लानिंग में मोटा हम यही 3-4 काम करते हैं एंड दीज वर्क्स आर रियली हेक्टिक.
Well, arbitration and contract management itself is a very vast topic, and I really wanted to make some videos on this contract management and arbitration further, but because of some reason or the other I kept on skipping it. मुझे लगा कि people won't be interested. Do let me know in the comment box अगर आपको एक डिटेल वीडियो सीरीज चाहिए about contract management. I will try to make it, and I think it is very much important also for any civil engineer in our country as it is growing. जब तक ये ग्रो नहीं कर रहा था तो नंबर ऑफ़ डिस्प्यूट्स कम थे, कंपटीशन जो हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें कंपटीशन कम था, तो उतने कॉम्पिटिटिव रेट्स नहीं आते थे. नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एंड यहाँ पे फिर डिस्प्यूट आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटिव रेट्स आने शुरू हो जाते हैं. एंड इन द ईयर्स टू कम दिस इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज. सो अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या नहीं तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करते हो जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, तो वहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत एसेंशियल होता है, एंड आपको एक बहुत बड़ा एज देता है ओवर अदर्स. सो आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर अच्छे से जानो. एनीवे, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सबसेट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फील्ड रिलेटेड जॉब्स. नाउ दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्लानिंग यूनिट. वंस आपने NIT बना ली, NIT अपलोड हो गया, लोवेस्ट बिडर आइडेंटिफाई हो गया, आपने उसको वर्क अवार्ड कर दिया, साइट पे काम शुरू होता है. एंड जैसे ही ये काम शुरू होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस काम को विथ क्वालिटी एंड विद इन टाइम कंप्लीट करके क्लाइंट को हैंड ओवर करें. क्लाइंट कौन होता है? ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर द क्लाइंट्स ऑफ CPWD. सो साइट पे लेआउट मार्क करना, प्लिंथ लेवल्स डिसाइड करना, साइट के लिए जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हैं उनको वेट करना, बिल्डिंग के सर्विस ड्राइंग्स को अप्रूव करना, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की होती है. एंड ही इज़ कॉल्ड द इंजीनियर इंचार्ज, एंड ही विल बी द फाइनल बॉडी जो कि साइन करके कॉन्ट्रैक्टर को देगा काम करने के लिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय द टाइम यू बिकम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यू बिकम अ प्रो इन टेक्निकल मैटर्स, क्योंकि आपके डिसीजंस ही डिसाइड करेंगे कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या होगी एंड कितने टाइम पे कंप्लीट होगा. अगर आप इनडिसिसिव हो, देन प्रोजेक्ट विल सफ़र, कॉन्ट्रैक्टर विल सफ़र, योर क्लाइंट विल सफ़र, एंड यू विल ऑल्सो सफ़र. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय द टाइम आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हो, आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा हो जाना चाहिए. ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रेपरकशंस ऑफ द डिसीजंस यू टेक इन द साइट. इसके अलावा अगर कोई जेन्युइन हिंड्रेंसेस हैं साइट पे, तो वो उन हिंड्रेंसेस को अप्रूव करना भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है एंड ही इज़ विलफुली डिलेइंग द प्रोजेक्ट, तो उसको पनिशमेंट देना भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिम्मेदारी है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ह्यूज फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन द फील्ड. बात करें अगर नेक्स्ट सबसेट की, दैट इज़ अकाउंटिंग, देन अकाउंट्स रिलेटेड जो काम होते हैं CPWD में, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर ही होता है. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अकाउंट्स एक सेपरेट विंग होता है एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, बट CPWD में ऐसा नहीं है. अकाउंट्स विल बी वर्किंग अंडर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. देयर विल बी एन अकाउंटेंट पोस्टेड under executive engineer. He will scrutinize all the things as per the accounts manual provisions, and he will put it up to executive engineer. Now he or she is the final authority जो कि अकाउंट से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे. सो इसलिए यहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि you must be knowing all the accounts related details and information in your department. Care should be taken कि आपको बिल्स भी फास्ट प्रोसेस करने हैं, क्योंकि आप अगर बिल्स को डिले करोगे तो मनी रोटेशन रुक जाता है कॉन्ट्रैक्टर का, विच हैम्पर्स द प्रोजेक्ट. बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑल द पेमेंट्स डन आर बोनाफाइड पेमेंट्स, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ पब्लिक मनी एंड आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा देर आर ऑडिट पैराज. बेसिकली ऑडिट क्या होता है? ऑडिट एक ऐसा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट मशीनरी में जो कि आपके डिवीज़न के फंक्शनरीज़ को चेक करता है कि वेदर इट इज़ फंक्शनिंग एज पर द एप्लीकेबल रूल्स और नॉट. एंड जब भी ऑडिट आती है, दे चेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट 1 ईयर. बेसिकली ये साल में एक बार आती है एंड एक साल के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करती है आराम से बैठ के. फॉर 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ वो बैठ जाते हैं एंड दे चेक ऑल द रिकॉर्ड्स. एंड जो भी उनको लेके आना दिखता है आपके रिकॉर्ड्स में, वो उसको पॉइंट आउट करते हैं. एंड इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको जितने भी मिस्टेक्स हैं उनको या तो करेक्ट करना है
या नहीं तो जो मिस्टेक्स मिसअंडरस्टैंडिंग से उन्होंने लिख रखा है उनको समझा के इन पैराज को ड्रॉप करना है. सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. देन बात करते हैं नेक्स्ट सबसेट के बारे में जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज टार्ड बीट लेस. यहाँ पे बेसिकली आपको देखना होता है कि जो भी एनपीएस पेपर्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, दे आर प्रोसेस्ड प्रॉपरली ऑन टाइम. जो भी आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि दे आर ऑन ड्यूटीज़. अगर वो छुट्टी पे जा रहे हैं तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी आप ही होते हो. इसके अलावा आपको ढेरों रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं. देर आर क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, देर आर जेम रिपोर्ट्स, देर आर पेंशन रिलेटेड रिपोर्ट्स, एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर जो कि आपके पास प्रोड्यूस किए जाते हैं. एंड यू हैव टू करेक्ट ऑल दोज रिपोर्ट्स एंड forward it to the competent authorities. Then there are some administration related court cases. Suppose किसी को promotion time पे नहीं मिला या pension time पे नहीं मिला, many times they go to courts, and for handling these kinds of cases there is a special court which is called CAT, Central Administrative Tribunal. तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं एंड इन केसेस को फाइट करने के लिए भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ही जाना पड़ता है. मेनी टाइम्स आपके जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं दे विल प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, दे विल अटेंड द कोर्ट्स, बट व्हेन थिंग्स गेट सीरियस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जज के सामने खड़ा होना पड़ता है एंड वहाँ पे सारे के सारी चीज़ें सुननी पड़ती है, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज accountable for everything in the department. Store management is another aspect from administration side. आपको इंश्योर करना होता है कि जो बहुत पुराने फाइल्स हैं उनको वीड आउट करना है, बहुत पुरानी गाड़ियां हैं उनको भी आपको स्क्रैप करना है, एंड क्रिएट प्रॉपर स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड मैटर्स में हम ये प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं. क्या होता है कि बहुत बार हायर ऑफिसर्स टूर पे आपके स्टेशन पे आते हैं एंड इट इज़ योर ड्यूटी एज अ प्रोटोकॉल ऑफिसर टू अटेंड टू देम. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्टेट सेक्शन का भी हेड होता है. बेसिकली जितने भी CPWD के एसेट्स हैं जैसे कि GPRA है, जैसे जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, आई हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट GPRA. GPOAs हैं, जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन. देन जो भी लैंड्स अवेलेबल हैं, इन सारे की सारी चीज़ों का अपकीप पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है. अगर आपके स्टेशन पे गेस्ट हाउस हैं तो गेस्ट हाउस का अपकीप, गेस्ट हाउस का मेंटेनेंस, गेस्ट हाउस के रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है. एंड यू आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर स्टेट. अगर आपके पास कुछ इमरजेंसी क्वार्टर्स हैं तो उनके अलॉटमेंट्स, गेस्ट हाउस ऑफलाइन मोड के अवेलेबल हैं तो उनका अलॉटमेंट, ये सारा का सारा जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ही होता है. गेस्ट हाउसेस में अगर कैंटीन चल रहा है, कंप्लेंट रजिस्टर्स प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, लेनिन प्रॉपर्ली वॉश हो रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग हैज़ टू बी चेक्ड बाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. सो ऑफ कोर्स देर आर स्टाफ्स अवेलेबल अंडर यू जो कि ये सब काम करते हैं, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ यू. सो अगर चेकलिस्ट देखें तो इनफाइनाइट चेकलिस्ट अवेलेबल हैं फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड आप काउंट भी भूल जाओगे जब आप काम शुरू करोगे एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. सो ऑल इन ऑल the works of executive engineer, especially in central division, is really hectic and it is immense. The field is quite broad, and when you start working as executive engineer with so many responsibilities at one time, it is very difficult to remain sane until and unless you are well acquainted with the rules and regulations available in your department. So before you become executive engineer, it is very important कि आप टेक्निकल रूल्स, मैनुअल रूल्स, अकाउंट्स रूल्स के बारे में अच्छे से जानकारी रख लो. बात करें अगर वर्क लाइफ बैलेंस की तो आई थिंक इतना सब कुछ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है. लिटरली देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस अवेलेबल. आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता होता है, वो है काम. एंड अगर आप एक अच्छे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनना चाहते हो तो देयर इज़ नो वे, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर वर्क. And many a times your work durations will last 10 to 12 hours almost daily, because besides these works which I have explained above, you also have to attend to your clients. अगर number of client departments आपके jurisdiction में ज़्यादा हैं तो meetings with them will eat up a lot of your time. I've been trying to manage the time in my 100 days challenge जो कि मैं अभी फ़िलहाल ले रहा हूँ, and I've been posting reels about my 100 days challenge in this channel. and उस रील्स के थ्रू भी आपको समझ में आ रहा होगा कि the life is really hectic and it is really not possible to limit your
वर्किंग आवर्स इन CPWD। मैंने कोशिश किया कि मैं वर्किंग आवर्स को 8 to 10 आवर्स में लिमिट कर दूँ। Initially, I tried to do it for like 2-3 weeks, and all of a sudden, a lot of works came, and I ended up doing 16-17 hours of work a day for past 1 week, and that's one of the reason why I was not able to upload videos in this channel. But nevertheless, I finished the works, and now I'm back again, and I'll try my best to limit my work hours to 10 to 12 hours. बात करें अगर पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, तो आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर घुसते हो एट लेवल 11, जहाँ पे आपका बेसिक पे एंट्री में होता है 67,700 रुपीज़। एंड आज के डेट में अगर करंट DA की बात करें विच इज़ अराउंड 50%, एंड अगर आप क्लास X सिटी में रहते हो तो आपका जो इन हैंड सैलरी बन के आता है दैट इज़ समवेयर अराउंड 1 लाख to 1,05,000 एक्सक्लूडिंग योर इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, NPS एंड ऑल दोज थिंग्स। सो या 1 लाख रुपए के आसपास बन जाता है। तो इट्स नॉट लॉट ऑफ मनी बिकॉज माई वाइफ इज़ वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर एंड वी आर बोथ हैविंग ऑलमोस्ट द सिमिलर एक्सपीरियंस ईयर्स, एंड हर सैलरी इज़ मच मोर एज कम्पेयर टू माई सैलरी। So private sector में definitely salaries are much higher, but yeah, the amount of exposure and experience you will get in CPWD as executive engineer is no match to any private sector counterpart. I meet on a regular basis with very high end client departments and उनके top bosses से आप मिलते हो। So you know the contacts you make are really valuable contacts. I mean, money is not everything. At least for me, I don't consider money as a very important parameter in my life. I believe in enriching my life with experiences, and if you are someone who has the same kind of thought process, then I think CPWD will be a good place to work. That being said, वर्क जितना होता है उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, एंड इट इज़ रियली डिसहार्टनिंग। आई होप in coming years government will see to it and it will either increase the staff so that the work घट जाए, or increase the salary of the staffs who are overburdened, especially during these times जबकि staff strength बहुत कम हो गए हैं। The amount of workload is humongous in any department because bulk of works is done nowadays through contractual staffs, and contractual staffs don't have much accountability, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो they don't have any accountability on official accountability, I would say. Entire accountability जो है आपके मत्थे गिरती है and you will be held responsible for everything. So ऐसे में काम को जल्दी करना बहुत difficult हो जाता है. You have to see everything and then sign the papers. So yeah, work wise I would say pay is less, but yeah, experience you gain in the construction sector is unmatched. कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, एग्जीक्यूशन एट साइट हो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो, आर्बिट्रेशन हो, हर पहलू को आप डिटेल में समझते हो एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एंड इस टेन्योर के बाद आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड सिविल इंजीनियर बन जाते हो, एंड योर वैल्यू इन द मार्केट विल बी मच हाई। इनफैक्ट अगर हम एक्सपीरियंसेस की बात करें तो CPWD में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं, मिडवे में भी बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं टू start their own ventures, or you know, go into some arbitration firms, go and do some MBAs, and they get some really good salaries. It's because कि CPWD एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है आपको जहाँ पे आप हर पहलू में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, एंड आप अब किसी भी फर्म में जाओ आपकी वैल्यू अनमैच्ड हो जाती है। सो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्टिंग इज़ अ वेरी एनरिच्ड एंड वेरी पावरफुल पोस्ट, जहाँ पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा अकाउंटेबिलिटी आपके मत्थे गिरता है, एंड जैसा कि बोला जाता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो या, इट्स अ पावरफुल पोस्ट बट इट इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। सो आपको बहुत विजिलेंट रहना है इस पोस्ट में, एंड ए लॉट ऑफ चार्ज शीट्स, लॉट ऑफ पेनाल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन यू अगर आप कुछ भी गलत करते हो। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला है कि गवर्नमेंट में काम करने के पर्क्स बस इतने हैं कि आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। आप किसी भी रोड से गुजर रहे हो एंड कोई एक स्ट्रक्चर आपके पास खड़ा है, तो आप फ़ख्र से कह सकते हो कि दिस स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय मी और इट हैज़ बीन मेड बाय मी, बट अदर देन दैट देयर आर ओनली पनिशमेंट्स, नो रिवॉर्ड्स। सो बी रेडी फॉर दैट इफ़ यू आर कमिंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप CPWD आते हो तो आपको आज नहीं तो कल एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करना ही है, एंड यू हैव टू फेस दिस रिस्क। So I would say there is only one way to mitigate these risks is to make yourself more and more knowledgeable.
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बिकम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन CPWD, do let me know in the comment box if you want me to make some videos on contract management. I would be happy to make these videos. बाकी सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और वीडियोज़ बनाने के लिए। I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।